नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर, हिंदी साहित्य की विभिन्न कविता और गद्य की धाराओं पर, काव्य के स्वरूप पर और उसके उद्भव तथा विकास पर। इसी तरह गद्य विधाओं को लेकर उनकी प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में, विधाओं के परिप्रेक्ष्य में, और उसी श्रृंखला के अंतर्गत, उसी क्रम के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य में जो बाल साहित्य लिखा गया, उसके अर्थ, उसके स्वरूप, उसके प्रयोजन, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि बाल साहित्य का लेखन सामान्यतः तुलना में कठिन कार्य है। बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, उनकी आयु के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए और बाल बुद्धि की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए हम जो उसे देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसका स्वरूप निर्धारित करना अपने आप में एक कठिन चुनौती है। बाल साहित्य की भाषा, बाल साहित्य लिखते समय शब्दों का चयन, उसे पिक्टोरियल बनाना यानी चित्रात्मक बनाना, उसके लिए कार्टून आदि का चयन करना, उसके लिए सहजता, बोधगम्यता आदि का ध्यान रखना, ये सब एक महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक सुदीर्घ इतिहास है बच्चों के लिए लेखन का। हिंदी की विभिन्न बोलियों में भी, हिंदी की वह बोलियां जो भाषा का रूप ले लेती हैं, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, उनमें भी हम देख सकते हैं। और इसी तरह हिंदी इतर अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में भी हम इस बाल साहित्य लेखन की सशक्त सुदीर्घ परंपरा को देख सकते हैं। आधुनिक युग में भी बच्चों को केंद्र में रखकर, बाल अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रचुर मात्रा में लेखन हुआ है। बाल साहित्य का रचनाकार वह चाहे कविता का सृजन करे या गद्य की अनेक विधाओं में कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत आदि बहुत सी विधाओं में, मौलिक या अनुदित साहित्य में वो लेखन करे, उसके मनोमस्तिष्क में ये बात सदा सर्वदा रहती है कि बच्चे का, बालक का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी समझ होती है और उस समझ का अपना एक दायरा भी होता है। बाल मन, बाल बुद्धि जीवन और जगत के प्रति सजग, क्रियाशील रहती ही है। जिज्ञासाएं अपार होती हैं बाल मन में, इसलिए वे बार बार समाज, व्यवस्था, संस्कृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रकृति, पर्यावरण, इन तमाम पक्षों को लेकर वो समय समय पर प्रश्न करता है। यही कारण है कि उन सब प्रश्नों से उस बच्चे की अभिरुचि का, उसके अभिरुचि के विषय क्षेत्र का भी बोध होता है। यही कारण
इस तरफ भी संकेत करता है कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रस्तावना के अंतर्गत यह संकेत भी किया कि बच्चों का अर्धचेतन वृक्षों की तरह सक्रिय रहता है। हम जानते हैं कि हमारे चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये 3 स्तर मस्तिष्क के मिलते हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का यह मानना कि बच्चों का अर्धचेतन वृक्षों की तरह सक्रिय रहता है। जैसे वृक्ष में धरती से रस खींचने की शक्ति होती है, वैसे ही बच्चों के मन में अपने चारों ओर के वातावरण से जरूरी खाद्य प्राप्त करने की क्षमता भी होती है। देश और काल, परिवेश और वातावरण, परिस्थितियां और घटनाएं, बच्चा बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, पूरी भावनात्मकता से उन सबको देखता है, उनका मनन चिंतन करता है। और बाल मन बड़ा कोमल मन होता है, वह बहुत जल्दी प्रभावित भी होता है। इसीलिए बच्चों के समक्ष बोलते या लिखते समय औचित्य बोध का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विकृतियां यदि आकृष्ट करें तो बाल साहित्य और साहित्यकार का यह धर्म होता है कि वह उसे नैतिकता का, मानवता का, मूल्यों का पाठ पढ़ाए, वह उसे ग्राह्य और त्याज्य का बोध कराए। छोटे छोटे बच्चे वास्तव में नक्षत्रों से बातचीत करते हैं, पुष्पों से मित्रता करते हैं, तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, सरोवरों और नदियों से, झरनों और पर्वतों से वो संभाषण भी करते हैं। वो पेड़ पौधों को, वो जीव जंतुओं को, वो पशु पक्षियों को और इसी तरह प्रकृति के तमाम तत्वों को अपना मित्र बनाते चलते हैं। इसीलिए यह कहा भी जाता है कि कौन है जिसका मन बार बार बालक बनने और बालक बने रहने की कामना नहीं करता। जैसे जैसे हम अपनी बाल्यावस्था, अपनी शैशव अवस्था, इससे आगे बढ़ते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमें पीछे मुड़कर देखने पर वह जो बाल्यकाल है वो अत्यंत मोहक लगता है। उसकी पुनः प्राप्ति की आकांक्षा और उत्कट इच्छा ये प्रबल उठती है। वर्षा के जल में कागज की नाव चलाना, बच्चों के साथ खेलना कूदना, तमाम तरह के प्रश्न बूझना, जिज्ञासाएं व्यक्त करना और तितलियों के पीछे दौड़ना, पतंग उड़ाना या बाल सुलभ तमाम तरह की क्रीड़ाओं में अभिरुचि प्रकट करना, ये सब जीवन के वो अविस्मरणीय क्षण जो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद याद आते हैं। बालक के गिरने पड़ने, एक दो पैर चलने, तुतलाने, टूटे फूटे शब्दों का चयन करते हुए बोलने और भाव विभोर कर देने वाली आंगिक चेष्टाओं से प्रभावित होने का ये दौर, ये सिलसिला अविस्मरणीय बन जाता है।
रह रहकर ध्यान फिर उन्हीं बाल क्रीड़ाओं पर, अतीत की उन घटनाओं पर जाता है जिस पर कभी आश्चर्य होता है, कभी हंसी आती है और कभी अपने आचरण और व्यवहार पर लेकर विचित्र स्थिति का बोध होता है। उसके स्निग्ध और मनोहर नाखूनों की क्रांति और दांतों की चमक से, उस बच्चे की मनमोहक हंसी और मुस्कुराहट से कौन है जिसका मन डोलने नहीं लगता, द्रवित नहीं होता, अभिभूत नहीं होता। यह सत्य है कि ऐसे बालक को सहारे के लिए किसी एक शक्ति की, किसी एक अवलंब और आलंबन की आवश्यकता होती है। उसे रोने के लिए किसी एक कंधे की, सीखने के लिए किसी एक सहायता प्रदान करने वाले आधार या अवलंब की, ज्ञानार्जन और सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम बाल साहित्य की आवश्यकता होती ही है। भारतीय घटनाक्रम, भारतीय इतिहास, भारतीय पुराकथाएं, क्षेत्र आदि के विभिन्न घटनाक्रम, लोक कथाएं, प्राचीन कथाएं, इन सब से और तरह तरह की सुंदर कविताओं से वह बच्चा, वह बालक मन प्रभावित होता है। इसलिए बच्चों को संवारना राष्ट्र को संवारना माना जाता है। यदि हम बच्चों की देखरेख, उनका लालन पालन, उनका पोषण ठीक से कर लें तो ऐसा लगता है कि हम भावी राष्ट्र के भविष्य का समुचित ध्यान रख पा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के स्वर्गिक शैशव और कोमल मर्म को हम बोझिल न बनने दें। उनको, उनके लिए जिस साहित्य, बाल साहित्य आदि का सृजन हो, वह उन्हें बंदी गृह की छाया बनकर कसने ना लगे, उन्हें परतंत्रता का बोध ना हो। बालक के जीवन रूपी उद्यान में एक आत्मीयता, एक मासूमियत, एक भोलेपन की कोयल कूकना बंद ना कर दे। इसलिए बाल साहित्य सृजक को, लेखक को, कवि या गद्यकार को इन सभी बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। वास्तव में बच्चे का जीवन एक वाटिका की तरह होता है। रंग बिरंगे पुष्पों की मोहिनी शक्ति, अत्यंत प्रभाव पैदा करने वाली स्वच्छ शीतल हवा, पुष्पों की सुगंध, वाटिका की व्यवस्था, ये सब कुछ उसकी मासूमियत पर अपना असर छोड़ते हैं। एक समय था जब बाल साहित्य का सृजन करने वाले लेखक हीन भावना के शिकार होते थे। अनेक ऐसे उदाहरण लेखकों के मिलते हैं जो छद्म नाम से बाल साहित्य लिखते थे, क्योंकि उस समय बाल साहित्य लिखना बहुत श्रेयस्कर नहीं माना जाता था। बड़े बड़े हिंदी के रचनाकारों ने बच्चों के लिए मुखर होकर भी लिखा, लेकिन छद्म रूप में भी लिखा। यही कारण है कि बाल साहित्य के प्रति यह जो समाज और राष्ट्र की या विश्व की दृष्टि थी, उसने हतोत्साहित किया और बाल साहित्य के बड़े बड़े जाने माने लेखकों में बहुत
बृहत रूप और आकार में, संख्या में लेखकों के नाम नहीं उभर पाए। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि वॉल्टर डिलामारे ने लिखा है, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि उत्तम कोटि के साहित्य में जो भी सर्वोत्तम है उसी को बच्चों का साहित्य माना जा सकता है। उत्तम कोटि के साहित्य में जो भी सर्वोत्तम है उसी को बच्चों का साहित्य या बाल साहित्य माना जा सकता है। अर्थात जो रचना उत्तम कोटि के साहित्य में नहीं आती वह बालकों की हो ही नहीं सकती। प्रकारांतर से वो ये कहना चाहते हैं कि बाल साहित्य उत्तम कोटि का ही होना चाहिए, उसमें कुछ भी चलताऊ ढंग से हम परोस नहीं सकते। इसलिए यह कहना असंदिग्धता का प्रमाण है कि बाल साहित्य का सृजन अत्यंत कठिन कार्य है और इसके लिए एक विशेष प्रकार के लेखन की आवश्यकता होती ही है। इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कि बच्चों के लिए लिखना तुलना में कठिन है, क्योंकि उनके लिए विषय का चयन, उनके लिए भाषा और शब्दावली का चयन, उनके लिए बिंबों और प्रतीकों का चयन, उनके लिए उद्देश्य और संदेशों का चयन, ये वास्तव में बहुत चुनौती से भरा हुआ कार्य है। ऐसा कहा और माना भी जाता है कि बच्चों को अपना प्रेम भले ही दो, लेकिन अपने विचार उन पर आरोपित मत करो। बच्चे को स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप में पनपने का, विकसित होने का, आगे बढ़ने और सोचने समझने का अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि वे अपने विचारों में ही पंख लगाकर उड़ें तो उड़ान अधिक सफल और लक्ष्यगामी हो सकती है। यदि हम अपने विचार उन पर आरोपित करें, थोपें, उनका मार्ग जबरन निर्धारित करें, तो संभवतः उन्हें स्वतंत्र उड़ान भरने में कठिनाई होगी। बच्चों की आत्माएं इसीलिए घर की दीवारों में बंद नहीं रह पाती। उनकी आत्माएं तो भावी भविष्य के भवन में रहती ही हैं, जहां कोई स्वप्न में भी नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि लॉन्गफेलो ने बच्चों को श्रेष्ठतम गेय कविताएं माना, यानी बच्चे अपने आप में उस गेय कविता की तरह हैं जिन्हें गाने में, जिनका उच्चारण करने में आनंद की अनुभूति होती है। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स दैट एवर वेयर संग और सैड, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। अगर जीवंत कविता को देखना है तो बच्चों को देखें। बच्चों के अतिरिक्त जो कुछ है वो मृत प्राय है। इसलिए वो कहते हैं, तुम बालक उन सभी बैलेडों या गाथा गीतों की अपेक्षा श्रेष्ठतम हो जो कभी गाए अथवा रचे गए थे। जो बेस्ट या जो सर्वश्रेष्ठ गाथा गीत थे, उनसे भी बेहतर यदि कुछ है तो वो बच्चे हैं, वो बाल मन है, क्योंकि तुम जीवंत कविताएं हो और शेष सभी कुछ निष्प्राण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक स्थान पर बहुत सही सटीक उक्ति प्रस्तुत की, प्रत्येक शिशु अपने आप में एक प्रयोग है और पुराने ढांचे को बदलकर नया बनाने का एक सशक्त साधन भी है। बच्चों का मस्तिष्क खुला होता है, वह प्रत्येक नई चीज को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। बच्चों का व्यक्तित्व कोमल होता है और अपने आसपास के प्रभावों को वह बहुत शीघ्र ग्रहण करता है। बच्चों के केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देना ही वांछनीय है। उनकी भावनाओं
और उनके स्वभाव का भी समुचित ध्यान रखना बाल लेखकों का, हम सभी राष्ट्रीय नागरिकों का नैतिक धर्म और दायित्व भी बनता है। बालकों का स्वभाव परिस्थितियों, वातावरण और आयु के अनुकूल परिवर्तित होता रहता है। कभी कभी उनमें विद्रोह और संघर्ष के दर्शन भी होते हैं, तो कभी कभी सामंजस्य का भाव भी प्रकट होता है। इसलिए भिन्न अवस्था के बालकों की रुचियां, अभिरुचियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। पढ़ने की रुचि विकसित होते ही बच्चों को मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा साहित्य भी मिलना ही चाहिए, अपेक्षित होता है, जो उनकी अभिरुचि के अनुकूल हो और बुद्धिपरक ज्ञान की बातों से बोझिल ना हो। वह जो बौद्धिकता का अतिरेक है वह बच्चे को आक्रांत ना करे। इसी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला साहित्य वस्तुतः सही अर्थों में बाल साहित्य कहलाता है। इसलिए बाल साहित्यकार बाल मन का, बाल कल्पनाओं का, बाल भावनाओं का, बच्चे की अभिरुचियों का, उसकी आंगिक चेष्टाओं का विशेष रूप से ध्यान रखता है। ऐसा ही साहित्य बालकों में उदात्त मानव की नींव डालता है। ये उदात्तता एक सात्विक तत्व है। बच्चों को यदि हम उदात्तता का धरातल देते हैं तो यह समाज और राष्ट्र के लिए हितकर सिद्ध होता है। बालक के स्वभाव के अध्ययन में सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है कि हम बाल स्वभाव का अध्ययन उस समय करते हैं जब वह स्वयं, जब हम लेखक जो है, बाल साहित्यकार जो है, वो स्वयं बालक नहीं होता। अब ये कठिनाई है कि यदि हम बालक हों और फिर बाल साहित्य लिखें तो उसमें वो नैसर्गिकता, वो सहजता, वो बोधगम्यता, वो संदेश गमन की उत्कट इच्छा ये प्रकट नहीं हो पाती। इसीलिए बाल साहित्य की दुनिया में जो विधा सर्वाधिक रोचक, सर्वाधिक आकर्षक और मोहक जान पड़ती है वह कथा साहित्य है। और वो सब कुछ, चाहे वो लघु कथा हो, चित्र कथा हो, कार्टून के माध्यम से प्रस्तुत की गई कथा हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विद्युतीय माध्यमों में प्रस्तुत की गई कार्टून कथाएं हों, उन सब को हम इस तरह के साहित्य के अंतर्गत देख पाते हैं। ऐसे कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास हैं। इनके माध्यम से क्रमिक लालसा, जिज्ञासा और रुचि का अध्ययन सहज रूप से किया जा सकता है। कहानी और उपन्यास बाल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विधाएं हैं। कथा या कहानी के प्रति बच्चों के मनोमस्तिष्क में एक सहज स्वाभाविक लगाव रहता ही है। उनके मनोमस्तिष्क में एक चिर जिज्ञासा भी रहती है। वह केवल इसी संसार का नहीं, बादलों के पार उस लोक में, परलोक में दिखाई न देने वाले संसार का, राजा रानियों और परियों प्रेतों का संसार भी होता है। उसकी समग्र रहस्य चेतना भी होती है। उन सबको सहज रूप से वो जान लेता है या जानना चाहता है। उसकी समस्त जिज्ञासाओं की तृप्ति इन कहानियों और उपन्यासों से ही होती है। कथा वस्तु, पात्र, परिवेश, युगीन वातावरण, देश काल, कथा का उद्देश्य, संदेश, ये सब बिंदु, ये सब तत्व बच्चे की सभी जिज्ञासाओं को शांत करने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं।
मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए अनुमति चाहते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।